नमस्कार, मैं हूँ आरजू साई। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन विवाद पर ही। आज 10 दिन हो गए हैं और यूक्रेन में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। हालांकि रशिया ने बीच में ये ऐलान किया कि वो सीज फायर करेगा, लेकिन अभी-अभी खबर आई है कि उसने उसका भी उल्लंघन कर दिया, यानी कि रूस ने सीज फायर का उल्लंघन किया। ये आरोप लगाया साफ तौर पर यूक्रेन ने। चलिए, इससे पहले आपको कुछ विजुअल्स दिखाऊंगी जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि यूक्रेन में इस वक्त किस तरह की स्थिति बनी हुई। तो ये तस्वीरें आपने देखी और इससे आपको ये आइडिया लगा होगा कि यूक्रेन में इस वक्त किस तरह के हालात हैं, किस तरह से वहां पर बिल्डिंग्स को एकदम धराशायी कर दिया जा रहा है। लगातार गोलीबारी वहां पर हो रही है। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आपके चैनल पे आने के लिए। मैंने सर, समझ में ये नहीं आ रहा कि ये जंग किस डायरेक्शन में जा रही है। देखिए, रशिया ने पहले कहा कि सीज फायर लगाया जाएगा 5.5 घंटे का। बीच में अब यूक्रेन ये आरोप लगा रहा है कि सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। ये एक्चुअली जो जंग है एक बहुत ही डिफरेंट तरीके की जंग हो चुकी है। यहाँ पे सीजफायर का ऐलान किया गया, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, आर्टिलरी शेलिंग की जा रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। और अगर आप देखें तो ये सीजफायर केवल 2 सिटीज के ऊपर ही किया गया, 2 सिटीज को ही परमिशन दी गई है। बाकी जी। जगह वैसे ही जितने भी फायरिंग हो रही है, जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, वो उसी प्रकार से चल रहे हैं और उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एयर अटैक्स हैं, यूएवी अटैक्स हैं, वो भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो और सबसे अहम ये चीज है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो आपने कल भी जी। देखा था कि पहला हम्म। एक उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट कब्जे में लिया रशिया ने, अब वो सेकंड न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेने के लिए आगे बढ़े। तो एम उनका बड़ा स्पेसिफिक है कि यूक्रेन को ऊपर कब्जा करना। पर जो सिचुएशन है बहुत गंभीर है, उसको जज करना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है अलोन पड़ गया, अकेला पड़ गया एज कंपेयर टू पूरे जो वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से, क्योंकि हम्म। उसने नो फ्लाइंग जोन मांगा, वो नहीं दिया हम्म। गया। हम्म। उसको नेटो में इंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। यूके, यूएस और जो नेटो फोर्सेस हैं वो आ नहीं सकती हैं। तो अभी उसको एक ही सिचुएशन है, केवल उसको अकेले फाइट करना है रशिया जी। के अगेंस्ट। और जो रशिया की जो सुपर पावर है, अगर उनके पास मिसाइल्स देखें, ब्लास्टिक मिसाइल्स देखें, क्रूज मिसाइल्स देखें, और जिस तरह से वो फायरिंग कर रहे हैं, तो यूक्रेन के पास ऐसी फायर पावर नहीं है हम्म। उनको सस्टेन करने के लिए। एक ये चीज यहाँ पे देखो कि दैट जो कई कीव है जो पहले गिर जाना चाहिए था, वो आज 10वें दिन भी कीव जो है वो रशियन के कब्जे में नहीं आया। तो जी। जी। उनको एक बहुत ही सरप्राइज लगा है, एक वो बहुत झटका भी लगा है कि उन्होंने ऐसा प्लान भी नहीं किया होगा कि कीव में इस प्रकार की फाइटिंग होगी। जी। और सिचुएशन जिस तरह से आने आपने वाले ज़िक्र टाइम भी किया सर, जिस तरह से आपने कहा कि यूक्रेन अकेला पड़ गया, यूक्रेन ने भी कहा था, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा था कि दुनिया ने हमें अकेला छोड़ दिया। पहले वो नाटो देशों को साफ तौर पर नहीं कह रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बयान में नाटो का भी ज़िक्र किया और दुत्कारा नाटो को, कहा नाटो ने हमें अकेला छोड़ दिया। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने पहले एनालाइज ये किया था कि नाटो जो है उनको सपोर्ट करेगा। हुँ। और नाटो की जो फोर्सेस हैं बहुत ही स्ट्रांग फोर्सेस हैं, क्योंकि सारी यूरोपियन कंट्रीज की फोर्सेस हैं। उनकी जो फायर पावर है बहुत मायने रखती है किसी भी कंट्री को डिफरेंट प्रूव करने के लिए। पर नाटो ने उनको उस तरह से सपोर्ट नहीं दिया और आने वाले टाइम में भी नाटो सपोर्ट नहीं करेगा। ये हुँ। अब बिल्कुल दिख रहा है, कार्ड्स पे है। यूएस का सपोर्ट जो नाटो के थ्रू था, उसने भी एक वो सॉफ्ट सैंक्शंस में लगा के आगे खत्म कर दिया। तो जी। ये चैलेंज उनको दिखने को लगा है कि दैट वो केवल पूरे वॉर में अकेले पड़ गए। हुँ। हुँ। और हुँ। एक उनके लिए जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है कि उसको कैसे आगे वो फाइट करेंगे। सर, खबर ये भी आई थी कि 9 और 10 मार्च को जो कमला हैरिस हैं वो जाएंगी पोलैंड और रोमानिया, और वहां पर जो भी उनके यूरोपियन सहयोगी हैं जो इस युद्ध के और रशिया के खिलाफ है, उनके साथ मुलाकात करेंगी। क्या लगता है, ये सिर्फ खाना पूर्ति है या कुछ असर होगा इस युद्ध पे, इस मुलाकात का?
प्रैक्टिकली इस समय देखने की ये बात है कि बातों से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो बातें होनी थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, यूएन जनरल असेंबली की, वो भी कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव रही हैं, और ग्राउंड पे लड़ाई हो रही है। जी। तो मेन चीज तो यह है कि यूक्रेन की वॉर को किस तरह रोका जाए, रशिया का एग्रेशन को किस तरह रोका जाए। रशिया ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको एक्टिव किया हुआ है और धमकी दे रहा है बार बार उनको चलाने के लिए। तो जो बातें करनी थी वो हो चुकी हैं, अब एक्शन का टाइम है, जहां पे वर्ल्ड ऑर्डर को ये एक्शन लेना है, ये प्लान करना है कि उनको आगे क्या करना चाहिए। सर एक और सवाल मेरा ये है कि रशिया थोड़ा सा भी ढील अगर दे रहा है तो क्यों दे रहा है? वैश्विक नेताओं से जो रशिया की बात हुई है ये रूसी राष्ट्रपति की, उसकी वजह से है, ये कुछ और दिमाग में चल रहा है रशियन राष्ट्रपति के? ये एक वॉर स्ट्रेटेजी होती है। कभी भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हम नहीं चाहते किसी भी वॉर में, क्योंकि एक लड़ाई जब भी हम किसी देश के अगेंस्ट करते हैं तो हमारे को सैन्य शक्ति के ऊपर लड़ाई होती है, उसके एरियाज को ऑक्युपाई करने की लड़ाई होती है, उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को ऑक्युपाई करने की लड़ाई होती है, उनके पीपल को डैमेज करने की लड़ाई नहीं होती है। इसलिए आप लोगों ने भी सुना होगा बार बार कि जब भी कोई मिसाइल अटैक किसी बिल्डिंग पे होता है तो वहां पे हम लोग ये बोलते हैं कि सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं। जी। तो रशिया इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है और वो डिनाई भी करता है कि जब भी सिविलियन पॉपुलेशन पे मिसाइल फायर होती है वो डिनाई करता है, मैंने नहीं की। तो उनको अच्छी तरह पता है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि आज भी 1 मिलियन जो लोग हैं यूक्रेन छोड़ के जा चुके हैं, दूसरी कंट्रियों में जा रहे हैं, रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रशिया को हैंडल करने के लिए आने वाले टाइम में, वॉर के बाद भी, उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो इसीलिए उसने जो सेफ कॉरिडोर की भी बात की, और वहां पे जो बोला कि आप जो सिविलियंस हैं उनको निकाल लीजिए। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि वो शायद जो इंफॉर्मेशन है उनके जो ग्राउंड ट्रूप्स को है वो नहीं मिली, अब भी वो फायरिंग कर रहे हैं। सर हमारे साथ एक और गेस्ट हमारे जुड़ चुके हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? अली सर, आपको आवाज आ रही है? अली सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है अली सर को आवाज नहीं मिल पा रही है। सर हम इस डिस्कस को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि लोगों में गुस्सा है, अब यूक्रेन के लोगों में जाहिर सी बात है रशिया के खिलाफ, रशियन पीपल के खिलाफ और राष्ट्रपति के खिलाफ गुस्सा होगा। इससे निपटना इस युद्ध के बाद चाहे स्थिति जो भी होती है रशिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा रशिया के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये प्लान करके चले हैं कि इस तरह की सिचुएशन आएगी और कैसे उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को टैकल करना है, कैसे वो यूनाइटेड नेशंस और बाकी जो शक्तियां हैं, यूएस या यूके या नेटो कंट्रियां या यूरोपियन यूनियन, उनसे कैसे बात करनी है, वो पहले ही प्लानिंग करके आगे बढ़ रहा है। तो ये आगे देखना पड़ेगा कि कैसे वो इन सब चीजों को आगे लेके चलता है। सर हमारे साथ अली शाह सर भी जुड़ चुके हैं। सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अली सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से सर नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ तो एरर आ रहा है। सर हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए अली सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इंद्रजीत सर, 2 दौर की वार्ता हो चुकी है रशिया और यूक्रेन के बीच में। अब लगता है कि आज और कल में ये तीसरे दौर की वार्ता होगी। क्या लगता है आपको, ज़ेलेंस्की कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? ज़ेलेंस्की अभी सीज फायर की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक मेजर डैमेज हो चुका है उस कंट्री में, और सीज फायर के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। उनको ये पता है कि बाकी जो वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो सपोर्ट नहीं कर रही, वो अकेले पड़ चुके हैं। तो वो एक टेबल पे आके पुतिन के साथ बात करना चाहते हैं, इस वॉर को फिनिश करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज वही है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है यूक्रेन की इस समय वॉर को फिनिश करने की है, और वो जितनी जल्दी से जल्दी वो खत्म कर पाएंगे
वो उनके लिए बेहतर है, उनकी कंट्री के लिए बेहतरीन रहेगी। जी अली सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगातार हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ एरर की वजह से शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ। सर, एक और बात कि समाज के कई चेहरे सामने आते हैं जब भी जंग होती है। एक तरफ हमने देखा कि यूक्रेन की एक महिला रूस के सैनिकों को खाना खिलाते हुए नजर आई। दूसरी ओर यूक्रेन के सैनिकों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने भारतीय स्टूडेंट्स को बंधक बनाकर रखा, रशियन आर्मी के अगेंस्ट एक ढाल बनाकर रखा। ये फेक न्यूज होती हैं काफी बारी, जी और काफी जो फॉग ऑफ वॉर में इस प्रकार की न्यूज आती हैं उनको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। जी और जो लोग सपोर्ट करते हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि लेडी वहां पे, और वो काफी वायरल भी हो रहा है वीडियो, जहां पे एक लेडी जो है एक रशियन को बिस्किट्स एंड चाय दे रहे हैं। इस प्रकार की चीजें भी होती है, वेरी फैक्चुअल, क्योंकि वहां पे एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से दिया जाता है। और जो जहाँ पे बात आती है बंदी बनाने की, ह्यूमन शील्ड बनाने की, काफी जगह पे फेक न्यूज का इस्तेमाल किया जाता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब यहाँ पे हम नॉर्मल वॉर की तो बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन वॉर का भी इस्तेमाल किया गया है। और आपने सुना होगा कि आज ही रूस के प्रेसिडेंट ने एक लॉ दिया है फेक न्यूज के अगेंस्ट, कि जो भी व्यक्ति फेक न्यूज पब्लिश करेगा उसको जेल में डाला जाएगा। तो फेक न्यूज एक वॉर का पार्ट बन चुका है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक पार्ट बन चुका है। तो ये सब चीजें सामने देखने को आती हैं। तो जो भी चीज आप मीडिया में देख रहे हैं, वीडियोस पे देख रहे हैं, जो सर्कुलेट हो रही है, तो उनका वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। जी सर। सर, जैसे रशियन आर्मी की हम बात करें या फिर रशियन लोगों की बात करें, जो सैंक्शन रूस पर लगाए गए हैं, क्या लगता है आपको कि वो नाकाफी हैं? क्या रूस उन सब चीजों से निकल पाएगा बाहर? क्योंकि कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने पाबंदियां लगा दी हैं रूस पर। ये सारा कुछ रशिया ने प्लान किया था। उनको ये पता था कि इस प्रकार की बैन्स आएंगे, इस प्रकार के सैंक्शंस आएंगे। पहले मैं सैंक्शन लेता हूँ स्विफ्ट सिस्टम का ही। उन्होंने ऑलरेडी एक स्टैंड बाय सिस्टम जो है उसको तैयार किया हुआ है। उनको पता है कि चाइना के जरिए वो कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज का सबसे बड़ा बैंक जो सर्व बैंक है, उस पर सैंक्शंस नहीं लगे। दो जो मेजर बैंक्स हैं, बाकी जो बैंक्स हैं वो टर्शरी बैंक्स में कहते हैं, जबकि वो मेजर बैंक्स हैं बट वो टर्शरी बैंक्स हैं। तो उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो इतना इफेक्टिव नहीं होंगे। तीसरी चीज, जितने भी ऑयल एंड गैस की जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो मेजर बैंक्स के थ्रू होती है। सो एक ये सैंक्शंस हम एक तरफ जो बोल रहे हैं स्विफ्ट सिस्टम, तो कितना इफेक्टिव होगा, कितना ये आने वाले टाइम में उसको इफेक्ट करेगा, वो देखने वाली बात है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, सारी कंपनियां जो सोशल मीडिया की, मैं कहता हूं कि वो कह रही हैं कि यूट्यूब, गूगल, फेसबुक बैन करेंगे, इंटरनेट बैन करेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताऊंगा कि रशिया ने आज से 3 साल पहले, 2 से 3 साल पहले अपना इंटरनेट खुद टेस्ट किया था। उसके पास अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। सो वो अगर ये गूगल या फेसबुक या बाकी सर्विसेज नहीं देते तो उनको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि वो सेल्फ सस्टेन्ड है। राइट। तीसरी चीज है कि रशिया ऑयल एंड गैस में सबसे सक्षम है सऊदी अरेबिया के बाद। तो उनके पास ऑयल जो है वो इतना ज्यादा है कि वो अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, और वो दूसरी बाकी कंट्रियों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके ऊपर निर्भरता वर्ल्ड की हम निकाल नहीं सकते। बाकी जो कंपनियां हैं, चिप कंपनियां, जैसे सैमसंग का मैं पढ़ रहा था कि सैमसंग ने बैन कर दिया है, बाकी कंपनियों ने भी बैन किया है, F1 जो रेसिंग है वो बैन किया है। तो वो सब बैन्स जो हैं इस समय एक मेंटल प्रेशर जरूर डाल रही हैं, पर आने वाले टाइम में वॉर के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो तब पता चलेगा कि इनका क्या डैमेजिंग इफेक्ट आगे दिखने को मिला है। पर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, जो अभी तक जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लगाए गए हैं यूएस की तरफ से और यूरोपियन यूनियन की तरफ से, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तभी होंगे अगर वो हम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करते हैं। उसको निकालने के लिए एक और चीज रशिया ने, एक आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन। बिल्कुल। रशिया वर्ल्ड में 20% बिटकॉइन होल्ड करता है। अच्छा। सो 2.2 ट्रिलियन डॉलर की बिटकॉइन ओवरऑल वैल्यू है वर्ल्ड में। तो आप 20% अगर वो होल्ड करते हैं, इमेजिन कर ले उनके पास बिटकॉइन ऑलमोस्ट 16.6 ट्रिलियन रूबल्स। जी। तो
ये सब चीजें ऑलरेडी ऑन कार्ड्स हैं और ये बहुत पहले, क्योंकि ये वॉर जो है आज की प्लान नहीं की गई है, बहुत जी सालों से प्लान की गई है, तो वो आने वाले टाइम में दिखेगा कि कैसे इसका इफेक्ट ज्यादा है या ठीक है नहीं। सर। अली शाह सर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? अली सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? अली सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आ रही है। ओके, बहुत मुश्किल हो रही है इस बार आपसे जुड़ने में। 3 से 4 बार ट्राई कर रहे थे, अब जाकर आपसे जुड़ पाए हैं सर। जी जी सुन पा रहा हूँ आरजू जी, मैं आपको ये मैं अपने नेटवर्क थोड़ा जी जी चर्चा में शामिल होने के लिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर। आपका मैं कमेंट लेना जी, मैं चाहूंगी, ना क्या लगता है लैपटॉप से आपको? भी जैसे कोशिश कर रहा हूँ कि लैपटॉप से जुड़ जाऊँ आपके। ओके 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 सर, आपका ये कमेंट लेना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको, रूस ने जिस तरह से सीज फायर का ऐलान किया 2 शहरों में, उसके बाद अचानक से फिर से गोलाबारी शुरू कर दी, किस डायरेक्शन में ये जंग जा रही है? देखिए के उल्लंघन जो है बहुत नेटवर्क इशू आ रहा है, आपकी आवाज क्लियरली नहीं मिल पा रही है दर्शकों कोई तक। नई बात तो है नहीं, और ये जी सीज फायर की उल्लंघन होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जी सर। चलिए अली सर से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेटवर्क इशू की वजह से उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है। इंद्रजीत सर, जिस तरह से हम ये इफेक्ट्स की बात कर रहे थे कि एक जंग के बाद लोगों को क्या कुछ सहना पड़ता है, देशों को क्या कुछ सहना पड़ता है, आपको क्या लगता है यूक्रेन और रूस की जंग कभी ना कभी तो थमेगी, खैर उसके बाद क्या कुछ इफेक्ट्स होंगे रूस के लिए और यूक्रेन के लिए? पहली बात तो मैं यूक्रेन की बात करता हूँ, जहाँ पे आप रोज डैमेज टीवी पे देख रहे हैं, ग्राउंड पे डैमेज हो रहा है। उसको खड़ा होने के लिए सालों साल लग जाएंगे, क्योंकि वो डैमेज बहुत ही बड़ा है। और जिस प्रकार के वेपनरी, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और वैक्यूम बम्स जो यूज किए गए हैं, उसका डैमेज वापस आना, डैमेज से वापस खड़ा होना बहुत ही चैलेंजिंग है। उसकी पॉपुलेशन को उस तरह लाना, इकोनॉमी को उस तरह खड़ा करना बहुत टाइम लगेगा। इट्स नॉट वेरी इजी। और यूक्रेन के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होगी आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि वॉर के बाद एक डीमोटिवेशन बहुत हो जाती है कि उस वॉर में हार और जीत के बाद जो सिचुएशन होती है, वापस लोग घर में आके इकोनॉमी को खड़ा करना, बिजनेसेस को खड़ा करना, वो एक मेजर चैलेंज आएगा यूक्रेन के लिए। जी रही बात रशिया की, क्योंकि रशिया एक स्ट्रैटेजिस्ट है, वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत ही पावरफुल होल्ड करता है अपनी स्टैंडिंग। और हम यहाँ पे आज की डेट में बाइपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। बाइपोलर वर्ल्ड मतलब जहाँ पे रशिया और उसके अलाइज और अमेरिका और उसके अलाइज। तो रशिया जो है अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ऑलरेडी लेके जा चुका है। और जो जैसे मैं आपको अभी चंद मिनट पहले जो आपको मैंने सिचुएशन बताई थी कि रशिया ने अपने आप को कैसे सेल्फ सस्टेन किया हुआ है, कि बाकी अगर हम वर्ल्ड से कट के भी अगर रहना चाहें तो वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो उनके लिए एक चैलेंज जरूर रहेगा, हाँ, कि ये यूएन बॉडीज में, यूरोपियन यूनियन में, क्वाड में वो कैसे वो अपने आप को फिर एस्टैब्लिश करते हैं। पर यहाँ पे ये देखने की बात है, उनके पास ऑयल है। आप फिर ध्यान करिए, उनके पास सबसे बड़ी बात है, सऊदी अरेबिया के बाद सेकंड कंट्री ऑयल है, और वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल का। सो डैमेज जरूर हुआ है। कंपनियां जो बाहर उसकी काम कर रही हैं बाकी देशों में, जो एक रेपुटेशन बन चुकी थी रशियन कंपनीज की, वो रेपुटेशन आने वाले टाइम में उसको समय जरूर लगेगा आने के लिए, बट डैमेजिंग इफेक्ट जरूर रहेगा। प्रेसिडेंट पुतिन के लिए इन पर्सन इफेक्ट ज्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन ही पूरा डायरेक्शन दे रहे हैं, और उनके लिए ज्यादा एक चैलेंज सिचुएशन आएगा कि वर्ल्ड ऑर्डर में उनको कैसे टारगेट किया जाता है।
सो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, इसको देखना पड़ेगा कि कैसे आगे चीजें आती हैं। ये एक बड़ी क्लियर कट डिफाइंड पाथ नहीं है इस चीज के लिए, बट बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है। अब जब सिचुएशन इस तरह से हो चुकी है, 10 दिन हो चुके हैं और लगातार तबाही का मंजर हमने यूक्रेन में देखा, कितनी लाशें वहां पर गिरी हैं, क्या लगता है आपको कि जेलेंस्की को एटलीस्ट अब क्या फैसला लेना चाहिए? जेलेंस्की अभी पहले ही आपको मैंने बताया कि सीज फायर मांग रहे, वॉर को खत्म करने की बात कर रहे हैं, टेबल पे बात करने की बात कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से भी इस समय पुतिन को ये डिसीजन लेना चाहिए कि अपनी जो फोर्सेस है उनको बैरक्स में वापस बुलाएं और एक नेगोशिएशन टेबल पे बात करें। जो उनके पॉइंट्स हैं, क्योंकि पहले ही जेलेंस्की बोल चुके हैं कि बिना नेगोशिएशंस और बिना प्री कंडीशंस के हम बात करना चाहते हैं, तो वो उस चीजों को बात करें, ये बहुत जरूरी है। जी। तभी ये एक एंड की तरफ पहुंच सकती है। अली शाह सर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से शायद आज बहुत प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज ये डिस्कशन और भी अच्छा हो जाता। अली सर जब जुड़ते हैं तो खैर। अली सर, जी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी अभी? जी सर, अभी आपकी आवाज आ रही है। काफी देर से कोशिश कर रहे थे आपके साथ कनेक्ट करने की। सर मैं यही कह रही थी, आपका कमेंट चाह रही थी कि आपको क्या लगता है अब ये वॉर किस डायरेक्शन में जा रहा है? जी देखिए, ये सीज फायर का ऐलान करना, उसके बाद फिर दोबारा सीज फायर का उल्लंघन करना, तो ये इस बात पे कोई गारंटी नहीं है किसी भी सीज फायर की कि भाई कुछ कह रही हैं आप? जी नहीं सर, मैं सुन रही हूँ आपको, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी। तो कुछ गारंटी है नहीं कि क्योंकि सीज फायर हुआ तो गारंटी तब उसके बावजूद भी हमें ये याद रखना है कि ये एक वॉर जोन है एट द एंड ऑफ द डे। और जी हाँ, मगर मैं बताऊं ये सीज फायर एक बहुत ही अच्छा मौका है कि अभी जैसे कि कल इंदर साहब ने बताया कि बातचीत करना है, डायलॉग करना, क्योंकि किसी भी फौजी आदमी से पूछ ली जिसने जंग लड़ी है और जंग देखी है और खून खराबा देखा है और गोलीबारी बम धमाके हकीकत में फर्स्ट हैंड देखे हैं, वो आपको यही बोलेगा, हर कोई बोलेगा बल्कि कि जंग खून खराबा सही तरीका नहीं है। सही तरीका है बातचीत करके नेगोशिएशन टेबल पे आना। भाई क्यों भाई ऐसा क्या हुआ कि तब से मस कोई नहीं हो रहा आपस में, सब अपनी अपनी जगह पे अटल बिल्कुल लगे हुए हैं। तो और क्या ये विश्व युद्ध में बदलेगा? बहुत लोग कहते हैं, पूछते हैं इस बात को। मुझे नहीं लगता कि विश्व युद्ध में बदलेगा। क्यों नहीं लगता, मैं बताता हूँ आपको क्यों। इसकी खास चंद एक वजह है। एक पहली वजह के नेटो फोर्सेस जो है वो ऑन ग्राउंड नहीं उतार रही, क्योंकि यूक्रेन अभी मेंबर भी नहीं है नेटो का। तो हाँ, सपोर्ट मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, मॉरल सपोर्ट मिलेगा, आपको सप्लाई भी मिलेगी वहां से, आपको राशन पानी भी मिलेगा, आपको एड भी मिलेगी, आपको हथियार भी मिलेगा, आपको एम्युनिशन भी मिलेगा, गोली बारूद भी मिलेगी। लेकिन आपको जो मैन पावर है कि अगर मेरे देशवासी को मार दिया तो हमारे देशवासी भी खिलाफ हो जाएंगे, खिलाफ हो जाएंगे, तो वो मैन पावर नहीं मिलेगी। तो यूएस ने भी क्लियर कह दिया कि हमारे ट्रूप्स ऑन ग्राउंड पे नहीं आएंगे, है ना। तो दूसरी बात, रूस ने बोला है कि वो परमाणु हथियार को धमकी दी एक तरीके से यूएस को कि हम परमाणु हथियार का उपयोग करेंगे। भाई अगर, क्योंकि रूस की धमकी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वो काफी टाइम से धमकी देता आया है, जैसे कि जब तैरते वक्त हम स्विमिंग पूल के डाइविंग बोर्ड पे चढ़ गए, हम देख रहे हैं नीचे, मैं कूदूं कि नहीं कूदूं, वो डिसीजन लेना कि भाई कूद जाओ एक दिन, तो वो बहुत मुश्किल होता है। उसमें अभी वो कूद गया, उसने वो डिसीजन ले लिया। और जो लोग रूस के साथ में थे पहले इमोशनली, उनको सपोर्ट भी कर रहे थे, वो लोग बरखराब हो गए। देखिए कुछ भी हो, उकसाया हो, प्रवोक किया हो, चुबाया हो, मगर किसी को हक नहीं बनता कि वो जाके दूसरे का मर्डर कर दे या दूसरे की जान ले ले। उसने मेरा किराया नहीं भरा 2 साल और मैं बोलता आया हूं कि किराया दो, उसने मेरी बात नहीं मानी, मैं जाके उसका कत्ल कर दिया, तो वो तो कोई बात नहीं हुई, वो तो कोई तो जब तक मैं बोलूंगा मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, मेरी बात मान लो, अभी मैं ये करूंगा वो करूंगा, तब तक ठीक है। और दूसरी बात, 2 बातें और है। जी बताइए। एक बात है कि आपने किसी का कत्ल कर दिया, आप सजा होगी। आपने किसी का कत्ल किया सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए,
तो भी कोर्ट थोड़ी रियायत रखता है कि आपने सेल्फ डिफेंस में किया। मगर यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे तो मानवता तो बिल्कुल मर गई है दोनों तरफ से। देखिए, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो पिट रहा होता है ना, साइकोलॉजी तो सिंपैथी उसी के पावर जाएगी, जो पीट रहा होता है उसको विलन बना दिया जाएगा। ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। और आपने वो पूरी फिल्म का डायलॉग सुना होगा, ये लड़ाई हमने नहीं शुरू की थी, ये लड़ाई हिंदुस्तान ने शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी वेल फिनिश इट। तो जो जंग शुरू करता है, अब वजह क्या भी हो, इतिहास में जाएं, हम बहुत इतिहास इसका निकाल सकते हैं, बहुत सब जानते हैं, आपने भी कई बार किया है, लेकिन इतिहास को छोड़े अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। अब मैं बताता हूं आपको ये जंग कैसे और लंबा खींचेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन एंड फॉर रशिया। एक तरीके से आप बताऊं कैसे, भाई यूक्रेन का वो हाल होने वाला है जो अफगानिस्तान का हुआ। तो रशिया जो है, हाँ बैटल्स जीत जाएगी, वो की पे भी कब्जा जमा देगी, जो मर्जी वो कर देगी। तो व्लादिमीर पुतिन ने पूरी प्लानिंग कर रखी है, ठीक है, वो हार जीत के भी हार जाएंगे, समझ रहे हैं, वो जंग जीत के भी हार जाएंगे। कैसे? वो ऐसे कि रूस अपने मकसद में कामयाब हो गया, उसने एक डमी सरकार बना दी है, यूक्रेन में एक डमी सरकार बना दी जो कि अमेरिका के विपक्ष में है, रूस के पक्ष में है। अब डमी सरकार बनाने के बाद वहां पे एक फौज छोड़ेगा जिसको जो पीस कीपिंग सेना होगी उनकी, वही जो अमेरिका ने किया अफगानिस्तान में, ठीक है। अब जितने भी यूक्रेन के देशवासी हैं, सिविलियंस हैं, सबके सब भड़के हुए हैं पहली बात, तो सबके पास हथियार आ गए हैं, तो वो क्या हो गए? वो हो गए बागी। अब वो बागी होने के बाद वो लड़ेंगे पीस कीपिंग सेना से, तो बर्बादी, तबाही, डिस्ट्रक्शन, बस वही होने वाला है और इसके आगे कुछ नहीं होने वाला। रूस तो डूबेगा, रूस तो डूबेगा, उनके साथ साथ वो यूक्रेन को भी ले डूबेगा। सर, मैं इंद्रजीत सर के साथ जब डिस्कस कर रही थी तो हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि जेलेंस्की ने पहले तो ये साफ तौर पर कहा कि दुनिया ने हमें अकेला छोड़ दिया। अब उन्होंने नाटो पर सीधे तौर पर हमला किया कि नाटो ने अब हमें अकेला छोड़ दिया है। अब तीसरे दौर की वार्ता आज या कल होनी है, तो क्या लगता है आपको जेलेंस्की का क्या रुख होगा इस बार? सर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है मुझे। अली सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं सुन पा रहा इनको, मैं आपको सुन पा रहा हूँ अर्जुन जी। जी जी सर, अब आपकी आवाज आ रही है। जी बताइए सर, आपने सवाल सुन लिया होगा। नहीं क्या? नहीं, ये सवाल मेरे से था कि कर्नल इंद्र साहब से था? आपसे था सर, इंद्रजीत सर से मेरी बात हो चुकी है इस बात पे, आपको कमेंट में लेना चाह रही थी। अच्छा, सवाल करेगा अपना, सवाल क्या है आपका? सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पहले साफ तौर पर कहा कि दुनिया ने हमें अकेला छोड़ दिया, अब उन्होंने नाटो पर हमला किया है, कहा नाटो ने अकेला छोड़ दिया है, तो आपको क्या लगता है अब जो तीसरे दौर की जो वार्ता होनी है उसमें राष्ट्रपति कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? देखिए, बात ऐसी है, इंसान को भी उतने पाँव फैलाने चाहिए। पहली बात तो जितनी उसकी चादर हो, दूसरा सोच समझ के भी पाँव फैलाने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अंधाधुंध हमने कुछ भी कर दिया, जो हमने किया वो मैं इसको यूं मुड़ा देता हूँ। अभी नेटवर्क मेरे ख्याल से ठीक है, हाँ अभी मेरे ख्याल से ठीक है ये। तो अभी क्या है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो बोला है अमेरिका के बारे में, नेटो के बारे में, दुनिया ने हमें अकेले छोड़ दिया, ये वो, इससे ये एक सबक है दुनिया वालों के लिए कि भाई जब तक हम खुद ही आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब तक हम अपने पांव पे खुद स्वयं खड़े ना होंगे, कोई भी हमारा साथ देने नहीं आएगा। आपको मैं एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बताऊं आरसू जी, हम बैंक में जाते हैं बैंक लोन लेने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 20 साल का लोन चाहिए, 3 साल का लोन चाहिए, गाड़ी खरीदनी है, ईएमआई चाहिए, है ना। उससे पहले क्या होता है, आपको दिखाना पड़ता है, आपको साबित करना पड़ता है कि आपके पास वो एसेट्स हैं, कोई गारंटियर है जो आपके लोन का जिम्मा उठा सके, तभी आपको लोन मिलता है। एक मजाया बात यह है कि एक लोन लेने के लिए हमको ये साबित करना पड़ता है कि हमको लोन की जरूरत है ही नहीं, मतलब ऑलरेडी उसके एसेट है। उसी तरीके से अब अगर यूक्रेन समझ रहा है कि उनकी मदद करने के लिए कोई आएगा और खुद स्वयं हम अपने आप की मदद करने के लिए नहीं होंगे, तो कोई नहीं आएगा। भाई अगर लड्डू भी खाने हैं, खाना है,
तो आपको हाथ उठाना पड़ेगा खाना खाने के लिए। आप अगर सोएंगे और आप उम्मीद करेंगे कि आपको कोई खाना डायरेक्टली मुंह में आ जाए, नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप बब्बर शेर हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, तो आपको झुकता कौन है? झुकता कौन है? वही झुकता है जिसके ऊपर फल लगे हों। जी जी। मैं मानता हूं हर किसी को हक है अपनी इंटीग्रिटी, अपनी डेमोक्रेसी, अपनी इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने का, उसको उसके लड़ना मैं मानता हूं, अच्छी बात है और होना भी चाहिए। मगर वहीं पे ही बहादुरी और बेवकूफी में एक बहुत बड़ा अंतर है। जब तक आप स्वयं अपने लिए जिम्मेदार हैं, वो हो गई बहादुरी। आप खुद कुर्बान होने के लिए तैयार है, वो हो गई बहादुरी। लेकिन जब आप अपने परिवार वालों को आगे करते हैं, जब आप मासूम बच्चों को, बुढ़ा बुजुर्गों को, सिविलियंस को आगे करते हैं, वो हो गई बेवकूफी। तो ये तो सरासर मैं तो इसको मानता हूं कि भाई ये उनकी तैयारी क्या थी। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं इंद्रजीत सर का कमेंट लेना चाहूंगी इसी बात को लेकर जो आपने कही है सर। बिल्कुल सही बोली है इन्होंने बात कि आप जो ह्यूमन शील्ड्स की बात कर रहे हैं और आप सिविलियन पॉपुलेशन को आगे कर रहे हैं, क्योंकि वो इल ट्रेंड है, उनको वॉरफेयर के बारे में पता नहीं है, इसको इंसर्जेंसी में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जो आपकी जो फोर्सेस हैं हमने तैयार की हुई हैं इतने सालों से, और हम आज अब बोल रहे हैं कि 18 साल से 60 साल के जो व्यक्ति हैं वो फाइट करेंगे, वॉर फाइट करेंगे। एक आइडिया बहुत अच्छा हो सकता है, गुड फॉर मीडिया, बट ऑन ग्राउंड एक बहुत चैलेंजिंग है। और उसको हम लोग कर भी रहे हैं, जो यूक्रेन कर भी रहा है, उसमें बहुत चैलेंजेस हैं। लोगों को सिखाना, वॉरफेयर सिखाना और उनको उस तरह की फाइटिंग सिखाना एक दिन में पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जो हम फोर्सेस हैं उनको तैयार करने में सालों साल लगाते हैं। वो माइंडसेट बनता है, केवल हथियार लड़ाइयां नहीं लड़ते हैं, माइंडसेट से लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, और उसी प्रकार हम माइंडसेट से वॉर्स भी जीतते हैं। सो हम एक नफरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नफरी बढ़ाने से सब कुछ अचीव नहीं होगा। हमको चाहिए था प्रॉपर स्ट्रैटेजी और उसको फाइटिंग वॉरफेयर जो स्ट्रैटेजी है उसको लगाने। सो एक सबसे आइडिया अच्छा नहीं है कि आप ह्यूमन शील्ड्स को यूज करें जो इस प्रकार से, और हम अपने जो मेन फोर्सेस हैं उनको अवॉइड करें फाइट करने के लिए। अली सर से मेरी पिछली बार भी बात हो रही थी फेसबुक लाइव पर ही, तो इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से बताया था कि एक सैनिक और एक हथियार के बीच में क्या रिश्ता होता है। अली सर जी, ये कल इंदर साहब मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब हम एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारी बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है हथियार के साथ। उसके बाद भी मेरी पहली पोस्टिंग थी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में, जहाँ पे 30 मीटर के फासले पे था मैं पाकिस्तान की पोस्ट से। तो उस टाइम पे जो मेरा AK-47 था, उसी के साथ मैं नहा रहा हूँ तो मेरे हाथ में होती थी, मैं सो रहा हूँ तो उसको लेके मेरे बिस्तर में होती थी, मैं खाना खा रहा हूँ तो मेरे बदन से वो कहीं भी हटी नहीं 2 साल। इसके बावजूद बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े जो वेपन हैंडलर्स हैं, उनसे भी हथियार संभालने में गलती हो जाती है। आप सोचिए, एक नॉन ट्रेन आदमी को, कोई रजनीकांत या अमिताभ बच्चन की पिक्चर नहीं है, क्लिंट ईस्टवुड की हॉलीवुड पिक्चर नहीं है, हथियार दे दिया और लड़ना शुरू कर दिया। ये सब पिक्चर में ऐसा लगता है कि कोई यूक्रेन की ब्यूटी क्वीन आई, उसने पोज मारी और फेसबुक पे लगा दी है फोटो। ये सब फोटो में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में इतना वो हकीकत बहुत दूर है इससे। जितना अच्छा लगता है उतना ही खराब है हकीकत में। अब देखिए, अब हो सकता है कि अगर आपकी इंटेंशन हो कि हम एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, हम मरते दम तक लड़ेंगे, हम हार नहीं मारेंगे, मैं घुटने टेकना बोले टर्म यूज करूंगा, मगर हम सरेंडर नहीं करेंगे। एक सन त्सू की किताब है आर्ट ऑफ वॉर, उसमें चैप्टर 8 पैराग्राफ 4 लाइन 2 में उन्होंने लिखा है टैक्टिकल विड्रॉल के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि कब मुकरना है, कब वापस रिट्रीट करनी है। अगर आपको मालूम है कि आपकी डिफीट तो तय है, अंत में आप हारने तो वाले हो, ये तो तय है, तो लड़ना तो बेवकूफी हुई ना उस टाइम पे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोई बोलेगा अच्छा ऐसा है तो भाई चीन ना हमला कर दे ताइवान पे और बोले भाई जिसकी नाकी उसकी बहस। फर्क है, फर्क है। अब देखिए, हमने 62 में, 65 में, 71 में, 99 में हमने जो लड़े हैं, जो वो किस पे हुए? वो जमीन के लिए हुए। 90s में गल्फ वॉर आई, वो तेल के लिए थी। और यहाँ पे तो ना ही जमीन
ना ही तेल, ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेज। किस बात पे अब लड़ाई हो रही है? अब बात आ जाएगी, अब जाके मैं बोलता हूँ आज अभी जो करंट स्थिति है वो है दो आदमियों की ईगो के बीच लड़ाई हो गई। अब शुरुआत की अमेरिका ने यूक्रेन को का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके, और अब ईगो पे बात ऐसी आई है कि कोई टच से मत नहीं होना है। और सीज फायर एक ऐसा मौका है जहां पे अब देखिए कनाडा के राष्ट्रपति वहां के वो आएंगे यूक्रेन का, ये यूरोप का दौरा करेंगे वो, और वो सोचेंगे और हिसाब लगाएंगे कि रशिया पे और कितने सैंक्शन लगा दिए जाएं। अमेरिका ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई अभी? अमेरिका ने ये बोला कि अच्छा अगर आप जंग रोक देते हो तो हमने जितने सैंक्शन आप पे लगाए हैं उनको हम रिवोक कर देंगे। मगर रूस पे कोई सैंक्शंस जोड़ने का और डालने का, रोकने का, ढेले का फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रूस को मालूम है। अब व्लादिमीर पुतिन का दिमाग देखिए आप भाई, वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, पाए खुफिया एजेंसी में है, और 1999 में वो रूस के राष्ट्रपति बने, 2008 तक, फिर 4 साल का वफा हुआ, वो 4 साल उन्होंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन 2012 से लेके अब तक आप देखिए तो तकरीबन आप मान लीजिए 20 साल से ऊपर जो अगर राष्ट्रपति रहता है, पहली बात तो लेट एक्सेप्ट इट, ये बात फैक्ट है, पावर करप्ट। आप बहुत सही पावर दोगे तो दिमाग खराब तो इंसान का वही होएगा। मैं व्लादिमीर पुतिन की बात इस पे आऊंगा, मैं आम बता रहा हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी। अब यूएनओ का आर्टिकल 7 क्या बोलता है? वो बोलता है अगर किसी भी स्टेट को ऐसा लगे कि उनको देश से हटना है, अलग होना है और अपना खुद का देश स्थापित करना है, उनको हक बनता है, वो कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। और अगर जिस मुल्क के साथ में वो थे वो इनको परेशान करे तो ये छोटी सी स्टेट जो छोटा मुल्क बना है अभी, अपने पड़ोसी मुल्क, केवल पड़ोसी मुल्क, वो मदद मांग सकता है, और वो पड़ोसी मुल्क इस मेन जिस देश पे वो था उसके ऊपर फौजी कार्रवाई कर सकता है, जो कि युद्ध नहीं माना जाएगा, जो कि केवल फौजी कार्रवाई मानी जाएगी। यानी कि आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं, देखिए बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान बोलता है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, वो अलग हो जाता है। बलूचिस्तान मांगता है मदद हिंदुस्तान से। अब हिंदुस्तान को पूरा हक बनता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री कार्रवाई कर दे, मगर वो एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। उसी तरीके से अब आप व्लादिमीर पुतिन का दिमाग देखिए आप, सन 2014 के बाद से ये चाह ही रहे थे कि डॉनबास के जो 2 इलाके हैं इनको एक इंडिपेंडेंट करार दिया जाए, जो कि नहीं हो पा रहा था। अभी उन्होंने 21 फरवरी को उन्होंने इंडिपेंडेंट करार दे दिया, तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी भड़क गई। क्यों दिया आपको बता दूं मैं, ये इसलिए दिया ताकि वहां पे अपनी एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दे वो, फिर वहां से वो रूस की सेना वहां पे भेजे, जो उन्होंने भेजी पीस कीपिंग फोर्स करार का करार देके, और उनपे हमला बोले, और ये हुई जंग। लेकिन कागजी तौर पे अगर देखा जाए, हम बोलते हैं यूएनओ कहां पे, यूएनओ क्यों नहीं आ रहा है? पहली बात तो यूएनओ में इतना दम है नहीं, लेट्स एक्सेप्ट इट, यूएनओ में इतना दम है नहीं। दूसरी बात, अब यूएनओ के अगर चोरी हो गई कहीं पर, अगर आप पुलिस कंप्लेन ही नहीं करेंगी, कागजी कार्रवाई ही नहीं करेंगी, एफआईआर ही नहीं कराएंगी, तो पुलिस तो नहीं आएगी डायरेक्टली। अरे चोरी हो गई तो पुलिस का है, अरे चोरी हो गई तो कंप्लेन तो करो, कंप्लेन करो तभी तो पुलिस आएगी ना। अरे बिना कंप्लेन करे, बिना एफआईआर दर्ज करे पुलिस थोड़ा कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो कागजी तौर पे अगर देखा जाए, यूएनओ के आर्टिकल 7 के तहत वो कह रहे हैं, रूस कह देंगे कि ये जंग है ही नहीं, मगर यहाँ पे आगे भी कंटिन्यू करेंगे का बहुत जी। लेकिन अभी वक्त हो चला है, क्योंकि बुलेटिन में भी जाना है मुझे, तो इसलिए आगे चर्चा का दौर जारी रहेगा। शाम को एक बार फिर से जुड़ेंगे आपके साथ और डिस्कस करेंगे इस मुद्दे पर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। जय हिंद। आपका भी शुक्रिया सर। जय हिंद सर। जय हिंद, शुक्रिया।